हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो हम हमारा टॉपिक कर रहे थे दिल्ली सल्तनत का पतन और उसके कारणों के बारे में हम पढ़ रहे थे कि किन किन कारणों से दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। उसमें मैंने आपको डिटेल से 2 क्लासेस करवा दी हैं। आज हमारी इस टॉपिक पर तीसरी क्लास है। तो हम इसके रीजंस को पढ़ रहे थे जिसमें कि मैंने आपको 7-8 पॉइंट करवा दिए हैं। जिसमें कि हमने सबसे पहला पॉइंट देखा था निरंकुश राजतंत्र, कि दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए जो इनका राजतंत्र करने का या जो शासन करने का तरीका था वो निरंकुश था, स्ट्रिक्ट थे ये शासक, इसलिए इसका पतन हुआ। दूसरा पॉइंट हमने देखा विस्तृत साम्राज्य, कि इनका साम्राज्य जो था वो काफ़ी विस्तृत था, बड़ा था, जिस कारण भी इसका पतन हुआ दिल्ली सल्तनत का। तीसरा कारण हमने देखा कि दिल्ली के सुल्तानों की धार्मिक नीति, कि दिल्ली के जो भी सुल्तान थे उनकी धार्मिक नीतियां कैसी थी। उनकी धार्मिक नीतियों के कारण ही जो है दिल्ली सल्तनत पतन के द्वार पर आकर खड़ी हो गई। फोर्थ पॉइंट हमने देखा अमीरों तथा सरदारों के षड्यंत्र, कि जो दिल्ली सल्तनत में जो दरबार में अमीर लोग और सरदार रहते थे उनके षड्यंत्रों के कारण भी दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा उत्तराधिकारी नियमों का अभाव, कि दिल्ली सल्तनत में जो राजा बनने का नियम था कोई भी लिखित नियम नहीं था। उस नियम के अभाव के चलते जो है राजा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो जाते थे। उन्हीं युद्धों के कारण भी दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सैनिक दोष, कि दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण में एक कारण आता है सैनिकों का दोष, कि जो सैनिक थे दिल्ली सल्तनत में वो सैनिक स्थायी सेना नहीं थी वहाँ पर। उस स्थायी सेना के अभाव के कारण भी दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे पतन के द्वार पर आकर खड़ी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था जागीरदारी प्रथा। जागीरदारी प्रथा जिसमें कि पैसा देने की बजाय जो सुल्तान था वो अपने दरबार में जो बड़े बड़े उच्च पद पर अधिकारी थे उनको जागीर दे देता था, भूमि का टुकड़ा प्रदान करता था। उस कारण भी जो है जागीरदारी प्रथा दिल्ली सल्तनत में प्रचलित हुई और इस जागीरदारी प्रथा के कारण दिल्ली सल्तनत का पतन होना शुरू हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मोहम्मद तुगलक का उत्तरदायित्व, कि जो तुगलक वंश का एक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी ऐसी ऐसी योजनाएं या उसकी ऐसी नीतियां थी जिसके कारण भी दिल्ली सल्तनत जो है पतन के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फिरोज तुगलक का उत्तरदायित्व। ये भी तुगलक वंश का ही एक शासक है, तो इसने भी जो है कहीं ना कहीं ऐसी नीतियां अपनाई, कहीं ना कहीं इसने ऐसे फैसले लिए या फिर कुछ ऐसे काम किए जिसके कारण जो है इसकी नीतियां भी दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए जिम्मेदार साबित हो गई। तो फिरोज तुगलक ने भी दिल्ली सल्तनत के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ 2 शासकों के नाम प्रमुख है दिल्ली सल्तनत में, एक मोहम्मद बिन तुगलक, एक फिरोज शाह तुगलक। इन दोनों शासकों ने जो है अपनी नीतियों के कारण दिल्ली सल्तनत में पतन के बीज बो दिए थे। तो अगर पतन के कारणों में आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किन 2 शासकों का योगदान रहा पतन में, दिल्ली सल्तनत के पतन में, तो दोनों एक ही वंश के थे शासक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। जो ये फिरोज शाह तुगलक था ये मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शासक बना। कि मोहम्मद बिन तुगलक की गलतियों को सुधारने के लिए कुछ ऐसी नीतियां निर्धारित की जिनसे दिल्ली सल्तनत के पतन की प्रक्रिया और ज़्यादा तेज हो गई। कि फिरोज शाह तुगलक जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शासक बना और इसने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं मोहम्मद बिन तुगलक ने जो गलतियां की हैं, उसने जो गलत योजनाएं चलाई, मैं उनमें सुधार करूं। लेकिन इसके सुधार भी जो है वो पतन के ही कारण हुए। इसने जो है फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं के प्रति जो है वो कट्टर धार्मिक नीति अपनाई, मतलब इसको हिंदू पसंद नहीं थे और ये हिंदुओं के प्रति कट्टर व्यवहार रखता था। ये खुद मुसलमान था लेकिन जो हिंदू थे इसके राज्य में उन हिंदुओं के साथ ही अच्छा व्यवहार नहीं रखता था और उनके धर्म को बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं देता था। अतः हिंदू इसके विरोधी हो गए।
इसने न्याय व्यवस्था में सुधार करके दंड व्यवस्था को काफ़ी नरम बना दिया। कि जब ये राजा था फिरोज शाह तुगलक, तो इस किस्म में जो है वो दंड था वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, नरम थे। मतलब पनिशमेंट जो थी इतनी मुश्किल नहीं थी कि लोगों में भय रहे दंड का। इसलिए लोग जो है वो गलत काम कर लेते थे और उनको पता था कि इतना भारी दंड हमें मिलेगा नहीं, हमें थोड़ी देर बाद जो है आज़ाद कर दिया जाएगा जेल से, या फिर कुछ थोड़ी बहुत मारपीट करके हमें छोड़ दिया जाएगा। इसलिए जो है इस किस्म में ये कहते हैं कि आप अपराध ज़्यादा हुए। परिणाम स्वरूप चोर डाकुओं और जनता में सुल्तान का भय जो था वो समाप्त हो गया, क्योंकि राजा का डर नहीं रहा, क्योंकि राजा जो है दंड इतना कठोर नहीं देता था, इसका दंड जो था वो नरम था। इसलिए जो है चोर डाकुओं में इसका भय नहीं था। इसके अतिरिक्त अनुशासनहीन सैनिक व्यवस्था जो थी, जो सैनिक थे उनमें अनुशासनहीनता थी, सामंतवादी व्यवस्था तथा सुल्तान की अत्यधिक दयालुता। मतलब कि फिरोज शाह तुगलक आप ये मान लो कि अपनी दयालुता, अपने मतलब दयालुपन के कारण भी इतना ज़्यादा वो हो गया कि लोग जो है ऐसा समझने लगे कि इससे हमें, इस सुल्तान से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें दंड भी नहीं देगा और ये हमें माफ़ी भी जल्दी दे देगा। इसलिए जो है इसके दयालुता ने साम्राज्य में अराजकता मतलब अव्यवस्था को ज़्यादा बढ़ा दिया था। दूसरी ओर सुल्तान ने भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। उसकी विदेश नीति भी पूरी तरह असफल रही। वह न तो आंतरिक विद्रोहों को दबा सका फिरोज शाह तुगलक, और न ही अन्य राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला सका। अतः दिल्ली सल्तनत के अनेक उत्तरी तथा दक्षिणी राज्य इस किस्म में जो है आज़ाद हो गए दिल्ली सल्तनत से। कि जब फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा हुआ था तो इसके समय में उत्तर भारत के भी कई राज्य दिल्ली सल्तनत से आज़ाद हो गए और दक्षिण भारत के भी कई राज्य दिल्ली सल्तनत के प्रभाव से आज़ाद हो गए। तो टोटली हम ये कह सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो है, इसकी नीतियाँ, इसका व्यवहार जो है, इसने ऐसा किया कि दिल्ली सल्तनत के पतन में इसका शासनकाल जो है वो अच्छी तरह, पूरी तरह से जिम्मेदार है। इसका टाइम पीरियड जो था शासन करने का, वह दिल्ली सल्तनत के पतन में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, इन दोनों ने ही ऐसे ऐसे नीतियाँ अपनाई, इनके ऐसे कर्म रहे अपने टाइम पीरियड में, जिनके कारण दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दास प्रथा। कि दिल्ली सल्तनत में जो स्लेवरी सिस्टम था, दास प्रथा थी, वो भी दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार रही। कि फिरोज शाह तुगलक ने दास प्रथा को बहुत प्रोत्साहन दिया। वैसे तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विकास में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन आदि सुल्तानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये तीनों ही गुलाम वंश के शासक हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। ये सभी सुल्तान दास वंश से संबंध रखते थे। दास वंश मतलब जो दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश था, जिसको कि दास वंश या फिर गुलाम वंश भी कहा जाता है। इन्होंने सल्तनत को आंतरिक और बाह्य संकटों से सुरक्षा प्रदान की। किन्होंने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने और बलबन ने। इन्होंने सल्तनत में आंतरिक विद्रोह भी नहीं होने दिए और जो बाहरी आक्रमण थे उनसे भी सुरक्षा की दिल्ली सल्तनत की। परंतु यही दास प्रथा फिरोज तुगलक के शासनकाल में साम्राज्य के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध हुई। इसके समय में दिल्ली में रहने वाले दास मतलब गुलामों की संख्या 1,80,000 थी। कि जब फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा तो इसके समय में दिल्ली में कितने गुलाम या दास थे? 1,80,000। इनमें से अधिकतर दास जो थे वो उच्च पदों पर नियुक्त थे दरबार में। सुल्तान ने इनको अनेक अधिकार भी प्रदान किए। इसके बावजूद ये दास स्वामी भक्त नहीं थे, मतलब ईमानदार नहीं थे और सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते थे। इनका हौसला इतना अधिक बढ़ गया कि ये लोगों की हत्या करके राजमहल के द्वार पर लटका देते थे। इससे जहां और एक राजमहल जो था वो राजनीति का अड्डा बन गया, वहीं दूसरी ओर सुल्तान की प्रतिष्ठा मतलब सुल्तान के मान सम्मान को भी धक्का लगा। उस सुल्तान के भी जो है विरोध होने लगा कि इन्होंने दासों को इतना ज़्यादा सिर पर चढ़ा रखा है, उनको उच्च पद प्रदान दे कर रखे हैं दरबार में, उनको शक्तियाँ दे रखी हैं कि वो मन चाहे मर्जी से अपना जो भी काम करना है इसको कर सकते हैं।
तो ये दास प्रथा मतलब कि गुलामों को दरबार में नौकरी देने की जो प्रथा थी वो फिरोज शाह तुगलक के समय में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी। तो यहीं कहीं ना कहीं एक रीजन माना जाता है दास प्रथा का भी कि दिल्ली सल्तनत के पतन में दासों ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है भारी आक्रमण है तैमूर का आक्रमण और एक ये मंगोलों का आक्रमण। ये दोनों ही पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको हम डिटेल से ध्यान से देखते हैं। तैमूर का आक्रमण वैसे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तैमूर का आक्रमण दिल्ली सल्तनत के पतन में मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। तैमूर जो कि एक व्यक्ति का नाम है जो कि भारी आक्रमणकारी था, जिसने कि दिल्ली सल्तनत पर अटैक किया था उसको जीतने के लिए। तैमूर जो था वो मध्य एशिया में समरकंद का शासक था, ठीक है। और यह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। महत्वाकांक्षी मतलब दूसरों को बढ़ाने वाला, दूसरों पर जीत प्राप्त करने वाला। दूसरों गद्दी पर बैठते ही इसने फारस को, मतलब किसके जिक्र कर रहे हैं हम, तैमूर का, कि तैमूर ने गद्दी पर बैठते ही फारस, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया। मतलब इन 3 देशों को इसने जीत लिया था। 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1 लाइन का फैक्ट बनता है कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। कब किया? 1398 ईस्वी में। इसका सन आपको याद रखना है कि तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, 1398 ईस्वी में। उस समय नासिरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली का सुल्तान था। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट कि जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली का सुल्तान था। कब आक्रमण किया? 1398 में। उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद। तैमूर को रास्ते में रोकने की बजाय उसने दिल्ली में बैठकर उसके आक्रमण का इंतजार करने का निश्चय किया कि जब नासिरुद्दीन मोहम्मद जो था, इसको पता लगता है गुप्तचरों से कि जो समरकंद का शासक तैमूर है वो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला है, तो इसने पता लगते ही तैमूर को रास्ते में रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसने वेट किया कि उसको आक्रमण करने दो, जब वो दिल्ली पर आक्रमण करेगा तो हम उसको यहाँ से भगा देंगे। ऐसा किसने सोचा? इसने, दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद ने। यद्यपि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने आक्रमणकारियों को रोकने का प्रयास किया, परंतु सुल्तान ने उनकी कोई सहायता नहीं की। कि सुल्तान ने तो हेल्प नहीं की, लेकिन जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र या दिल्ली के आसपास के जो राज्य थे वहाँ के राजाओं ने तैमूर के आक्रमण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन दिल्ली के सुल्तान से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। इस कारण उनके पास सेना भी ज़्यादा नहीं थी, इस कारण वो उस तैमूर को रोक नहीं सके आक्रमण करने से। दूसरी ओर यह कहलवा भेजा कि विरोध मत करो, जान बचाकर भाग निकलो। सुल्तान स्वयं भी दिल्ली छोड़कर भाग गया। ये लाइन जो है किसने कही थी? ये नासिरुद्दीन मोहम्मद कहता है कि विरोध मत करो तैमूर का, जान बचाकर यहाँ से भाग निकलो, अपनी जान को बचाओ, विरोध मत करो, क्योंकि अगर हम विरोध करेंगे तो ये हमें मार डालेगा। और सुल्तान स्वयं भी जो था, जब तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो ये दिल्ली छोड़कर भाग गया। तैमूर ने दिल्ली को जी भरकर लूटा, क्योंकि सुल्तान यहाँ से चला गया था और जनता जो है डर के मारे विरोध नहीं कर रही थी। इस कारण जो है तैमूर ने दिल्ली को जी भरकर लूटा। उसने हजारों स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। उसने यहाँ पर भारी मारकाट की और भारी धन भी लूटा। दिल्ली से भारी मात्रा में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात इत्यादि लूटकर ले गया। कौन? तैमूर। सल्तनत में चारों ओर अशांति व अव्यवस्था फैल गई, क्योंकि सुल्तान जो है राजधानी में था नहीं, दिल्ली में, और एक आक्रमणकारी ने आक्रमण कर दिया। हजारों पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों को मार दिया। जगह जगह लाशें बिछी हुई थी और जो धन संपदा थी वो भी दिल्ली सल्तनत से लूट कर ले गया। इस कारण जो है राज्य में, दिल्ली में चारों तरफ अशांति फैल गई, अव्यवस्था फैल गई। सुल्तान का मान सम्मान जो था वो मिट्टी में मिल गया, क्योंकि सुल्तान जो है, पहले सुल्तान ने तैमूर को रोकने की कोशिश नहीं की, और जब तैमूर ने आक्रमण कर दिया तो वह चूहे की तरह डरकर भागकर दिल्ली छोड़कर ही भाग गया तैमूर के आक्रमण से, डर से। लगभग 3 महीनों तक राजधानी बिना सुल्तान के रही। मतलब कि तैमूर के आक्रमण के बाद जो है 3 महीने तक सुल्तान दिल्ली में आया ही नहीं।
पंजाब, मालवा, मेवाड़, खानदेश, गुजरात आदि प्रांत मतलब आदि राज्य जो है वो दिल्ली से आज़ाद हो गए। पंजाब जो था वो दिल्ली सल्तनत से आज़ाद हो गया, मालवा जो था वो भी दिल्ली के प्रभाव से आज़ाद हुआ, मेवाड़, खानदेश, गुजरात। मेवाड़ और खानदेश ये जो थे ये दक्षिण भारत के राज्य हैं, और गुजरात तो आपको पता ही है, तो ये राज्य भी स्वतंत्र हो गए। इस प्रकार तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की जड़ों को हिलाकर रख दिया। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका रही थी तैमूर के आक्रमण की दिल्ली सल्तनत के पतन में, क्योंकि इससे दिल्ली सल्तनत की कमजोरियां उजागर हो गई, यहाँ धन संपदा चली गई यहाँ से, और सुल्तान का जो मान सम्मान था वो भी मिट्टी में मिल गया, और जनता में अव्यवस्था फैल गई। मतलब सारा स्ट्रक्चर, सारा ढांचा जो था वो बिगड़ गया। तो ये था तैमूर का आक्रमण। कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। कहाँ का शासक था तैमूर? समरकंद का शासक था। जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तो यहाँ पर दिल्ली में कौन शासन कर रहा था? नासिरुद्दीन मोहम्मद, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मंगोलों का आक्रमण। ये भी एक लड़ाकू जाति थे, आक्रमणकारी थे। कि मंगोल मध्य एशिया से ही तैमूर आया था, और मध्य एशिया से ही कौन आए थे? मंगोल। मंगोल एक जाति का नाम है। ओके, तो मंगोलों ने इल्तुतमिश से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के शासनकाल में कई बार भारत पर आक्रमण की। मंगोल आते थे, लूटपाट करते थे, मारकाट करते थे, और यहाँ से धन लूटकर चले जाते थे। मंगोल निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार देते थे। दिल्ली सल्तनत को इनके आक्रमणों से सुरक्षित रखना सुल्तान के लिए हमेशा समस्या का विषय रहा। कि जब जब भी नया सुल्तान शासक बना उस समय मतलब उसके सामने सबसे प्रमुख समस्या क्या होती थी कि कहीं मंगोलों का आक्रमण ना हो जाए दिल्ली पर। इसलिए उस सुल्तान की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी होती थी कि बाहरी आक्रमणकारियों से दिल्ली सल्तनत की या दिल्ली राज्य की रक्षा करे। ठीक। बलबन जो कि गुलाम वंश का शासक था, अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का शासक था। इन दोनों सुल्तानों ने मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए अनेक कार्य किए। इन्होंने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा साम्राज्य की सुरक्षा में खर्च किया। कि साम्राज्य की सुरक्षा, पहरेदारों, बाहरी सुरक्षा में जो है इसने इन दोनों सुल्तानों ने काफ़ी पैसा लगाया ताकि बाहरी आक्रमणकारियों से दिल्ली की रक्षा की जा सके। इसके अलावा अनेक सेनापतियों की नियुक्ति की, असंख्य सैनिक नियुक्त किए, मंगोलों से युद्ध करते हुए मारे गए। कि दिल्ली सल्तनत के जो अच्छे अच्छे सैनिक थे, अच्छे अच्छे नेतृत्वकर्ता सेनापति थे, वो भी मंगोलों से लड़ते लड़ते युद्ध भूमि में मारे जाते थे, जिस कारण जो है दिल्ली सल्तनत के अच्छे सैनिकों की भी कमी हुई। इसके बावजूद सुल्तान मंगोलों के आक्रमण को रोक नहीं सके, क्योंकि मंगोल जो जाति थी, मंगोल जाति के जो लोग थे या सेना आती थी मंगोलों की, वो काफ़ी लड़ाकू थे, उनके लड़ने के तरीके अच्छे थे, और वो बड़ी संख्या में एक साथ आते और धन लूट कर यहाँ से चले जाते, लोगों को मार काट कर वापस चले जाते। इन आक्रमणों के कारण सुल्तान भी प्रजा की भलाई की ओर ध्यान नहीं दे सके, क्योंकि सुल्तान का सबसे ज़्यादा समय कहाँ व्यतीत होता था? मंगोलों के आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा कैसे की जाए, इस टॉपिक पर ज़्यादा बातचीत होती थी। इसी टॉपिक पर इसी जो मुद्दे पर जो है ज़्यादा पैसा भी खर्च किया जाता था। इस कारण सुल्तान जो है वो प्रजा की तरफ ध्यान नहीं दे पाता था। सुल्तान हमेशा मंगोलों के विषय में ही सोचते रहते थे, अतः मंगोलों के आक्रमण से देश के लिए हानिकारक सिद्ध हुए, और सबसे हानिकारक किसके लिए सिद्ध हुए? दिल्ली सल्तनत के लिए। तो ये था मंगोलों का आक्रमण। ऊपर हमने तैमूर का आक्रमण पढ़ा, ये हमने मंगोल जाति के आक्रमणों को पढ़ा कि कैसे दिल्ली सल्तनत के पतन में इन्होंने भूमिका निभाई। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सैयद व लोधी शासकों की दुर्बलता। तो ये जो वंश के नाम हैं दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले वंश, पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश के शासकों ने शासन किया, और सबसे अंतिम लोधी वंश के शासकों ने। तो इनकी दुर्बलता के बारे में बताया गया कि ये जो अंतिम दो वंश आए थे शासन करने के लिए दिल्ली में, ये दोनों ही वंश जो थे वो कमज़ोर थे, जिस कारण ये दिल्ली सल्तनत के पतन को आगे रोक नहीं सके। कि तुगलक वंश के पतन के बाद सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित किया, फिर शासन किया।
इस वंश का संस्थापक कौन था? खिजर खान। वन लाइनर फैक्ट है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिजर खान। परंतु इस वंश में कोई ऐसा योग्य व शक्तिशाली शासक नहीं हुआ जो दिल्ली सल्तनत के पतन को रोक सकता था, कि अगर इस वंश में कोई अच्छा शासक हो जाता, योग्य या फिर शक्तिशाली टैलेंटेड शासक होता, तो शायद दिल्ली सल्तनत के पतन को कुछ समय के लिए टाला जा सकता था, उसके पतन को रोका जा सकता था। खिजर खान के शासनकाल में चारों ओर दिल्ली में अशांति फैल गई। अमीरों और सरदारों के षड्यंत्रों का सिलसिला पहले की तरह जारी रहा। परिणाम स्वरूप सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को गद्दी से उतारकर बहलोल लोदी ने गद्दी हथियार ली। किसने? लोदी वंश की स्थापना की थी। किसने? बहलोल लोदी ने। तो सैयद वंश को समाप्त किसने किया था? बहलोल लोदी। बहलोल नाम है एक राजा का और लोदी जो है इसका वंश है। तो बहलोल लोदी ने सैयद वंश के अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह को हराकर खुद गद्दी पर बैठ गया। लोदी वंश के 3 सुल्तानों बहलोल लोदी जिसने इसकी स्थापना की, सिकंदर लोदी तथा इब्राहिम लोदी ने दिल्ली पर शासन किया। तो लोदी वंश में हमें किन शासकों को याद रखना है? 3 शासकों के नाम को याद रखना है। सबसे पहला बहलोल लोदी जिसने इस वंश की स्थापना की, दूसरा सिकंदर लोदी और तीसरा व्यक्ति था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर पानीपत के युद्ध में हराकर मुगल वंश की स्थापना कर देगा। इनमें से सिकंदर लोदी को छोड़कर सभी शासक जो थे वो अयोग्य थे। मतलब कि जो ये बीच का शासक था सिकंदर लोदी, ये कुछ योग्य था, बाकी बहलोल लोदी और इब्राहिम लोदी योग्य शासक नहीं थे। सिकंदर लोदी एक धर्मांध व्यक्ति था, मतलब धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था और हिंदुओं से यह घृणा करता था, क्योंकि लोदी जो था ये मुसलमान था, तो ये हिंदू धर्म से घृणा करता था और अपने धर्म का बहुत ज़्यादा मान सम्मान, आप ये मान लो कि मुस्लिम धर्म के प्रति अंधभक्त था, ये धर्मांध था। सिकंदर लोदी ने हिंदुओं पर अनेक अत्याचार किए। इसके बाद इब्राहिम लोदी सुल्तान बना। इब्राहिम लोदी हठी मतलब जिद्दी था, अभिमानी घमंडी था और उदंडी शासक था। इसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की सीमाएं बहुत छोटी हो गई, क्योंकि बहुत से राज्य जो थे वो दिल्ली सल्तनत से आज़ाद हो गए। इससे जो है दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र काफ़ी छोटा हो गया था। जो कि विस्तृत साम्राज्य था दिल्ली सल्तनत का पहले, वो अब साम्राज्य अब काफ़ी छोटा हो गया। इब्राहिम लोदी के घमंडी स्वभाव के कारण उसके दरबारी अधिकारी उसके विरुद्ध हो गए। इसके शासनकाल में अनेक विद्रोह हुए जिन्हें वह दबाने में असफल रहा। परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। तो ये था सैयद व लोदी शासकों की दुर्बलता जो कि दिल्ली सल्तनत के पतन में कारण बनी। आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज़ मैं एक बार मैं पढ़ा रही हूँ, आप मेरी बातों को ध्यान से सुन लें और जब आप दोबारा PDF को रिवाइज करेंगे तो आपको ये टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाएगा। और हमारा अंतिम पॉइंट, लास्ट पॉइंट है दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों में बाबर का आक्रमण। बाबर जो कि मुगल वंश का संस्थापक था, बाबर ने आक्रमण किया था 1526 में और पानीपत के युद्ध में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को हराकर मुगल वंश की स्थापना कर दी। बाबर कहाँ का शासक था? काबुल। कि काबुल के बादशाह या फिर राजा बाबर ने 1526 को दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ, जिसमें बाबर को जीत प्राप्त हुई। उसने लोदी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मौत के घाट उतार दिया और दिल्ली सल्तनत के खंडहरों पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने। बाबर पहले कहाँ का राजा था? काबुल का। बाबर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1526 में। पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया? 21 अप्रैल 1526 को। किन किन के बीच में लड़ा गया? तो मुगल शासक बाबर और लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में ही मारा गया और हार गया था। तो लेनपुल जो है वो एक इतिहासकार है, तो उन्होंने अपना क्या मत दिया है
कि पानीपत का युद्ध दिल्ली के अफ़गानों के लिए कब्र बन गया, क्योंकि जो इब्राहिम लोदी था ये अफ़गान ही था, मुसलमान था, अफ़गान था, तो अफ़गानों के लिए कब्र बन गया। इससे उनका राज्य नष्ट हो गया और उनकी शक्ति का सर्वनाश हो गया, सर्वथा विनाश हो गया, मतलब पूरी तरह विनाश हो गया। अगर ये कोटेशन, ये परिभाषा आपको याद रहती तो लिख देना एग्जाम में, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारे 14 पॉइंट हमने पढ़ लिए दिल्ली सल्तनत के कारणों के बारे में। अब आते हैं हम इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष किसी भी क्वेश्चन का लिखना बहुत ज़रूरी होता है। निष्कर्ष आप ये मान लो कि पूरे के पूरे क्वेश्चन का एक निचोड़ होता है, तो इसलिए आपको लिखना ज़रूरी है कि उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई, जिसका 1526 में पतन हो गया, अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तान जो थे, सुल्तान या फिर राजा जो थे, वो मुसलमान थे, कट्टर मुसलमान थे, और वे हिंदुओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। हिंदुओं के सहयोग के अभाव में उनके लिए प्रशासन चलाना कठिन हो गया, मतलब उन्हें हिंदुओं का साथ नहीं मिला, तो हिंदुओं के साथ के बिना उनका यहाँ पर शासन करना, लंबे समय तक शासन करना मुश्किल हो गया। इसके अलावा निरंकुश राजतंत्र, उनका शासन करने का तरीका भी स्ट्रिक्ट था, उत्तराधिकारी नियमों का भी अभाव था। ये हमने सारे पॉइंट ऊपर कर लिए हैं। अमीरों और दरबार में अमीरों और सरदारों का षड्यंत्र चलता रहता था, और जो बाहरी आक्रमण थे वो भी दिल्ली सल्तनत को ले बैठे, जैसे कि तैमूर का आक्रमण तो बहुत ज़्यादा विनाश किया, और मंगोलों ने तो बार बार दिल्ली को लूटा। दास प्रथा और साम्राज्य की विशालता, कि दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य काफ़ी फैला हुआ था, उस कारण भी जो है दिल्ली सल्तनत पर कंट्रोल रखना मुश्किल हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे वो दिल्ली सल्तनत के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में रही। तो हमने 14 पॉइंट्स को कर लिए हैं। आपको कहीं पर भी लॉन्ग में लिखना आ जाए कि दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों के बारे में बताओ, विस्तृत या विस्तार से लिखे, तो आप आसानी से लिखते हैं। 14 पॉइंट है तो आप इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो भी बहुत अच्छे से आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। अगर आप इस टॉपिक से अगर आपसे फैक्ट वाइज भी क्वेश्चन पूछता है तो वो भी आपके आसानी से निकल जाएंगे, क्योंकि हमने सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ा है कि कौन कौन से पॉइंट इसके लिए क्यों जिम्मेदार रहे। हर एक क्यों का हमने क्वेश्चन देखा। तैमूर का आक्रमण किस प्रकार रहा, कौन कौन से शासक के कारण, कौन कौन से शासक की गलत नीतियों के कारण जो है दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। तो इस तरह से जो है दिल्ली सल्तनत के पतन के टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपको क्लास को 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको क्लास अच्छे से याद हो जाएगी। और इसमें अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं बार बार बोल रही हूँ, आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और इस PDF जो है इसकी, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूँगी, आप वहाँ से ले लेना अगर किसी को चाहिए। तो इसलिए जो है सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन, जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक होता है, मैंने वहाँ पे दे दिए, जहाँ पे मैंने अदर लिंक भी दिए हुए हैं, जहाँ पे चैनल के बारे में लिखा होता है ना अबाउट सेक्शन, ये चैनल किस कारण से जो है खोला गया है, इस यहाँ पर कौन सा विषय पढ़ाया जाता है और कब ज्वाइन किया गया, एक्स्ट्रा जानकारी होती है ना, वहाँ पर मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। तो आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF सेंड कर दूँ, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।